जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 10th में अपन पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात आती है कि पत्र किसे कहते हैं, क्या काम आता है। जीवन में हमने किसी न किसी अवसर पर कभी न कभी पत्र अवश्य लिखा। तो बात उठती है कि ये पत्र क्या है, काम क्या आता है। तो बड़ी इसकी सरल सी परिभाषा है। काम क्या आता है ये तो सबको मालूम है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता है, भेजता है। हालांकि वर्तमान समय में सूचना भेजने के और कई माध्यम हैं। त्वरित गति से भेजने के लिए हमारे पास इंटरनेट जैसी सुविधा है, टेलीफोन जैसी सुविधाएं हैं और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत गति से भेज सकते हैं। लेकिन इसके पश्चात भी पत्र का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। आज भी पत्र लिखे जाते हैं, पत्र पढ़े जाते हैं। तो पत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी अपन परिभाषा के बारे में बात करेंगे। पत्र किसे कहते हैं? तो बड़ी सरल इसकी परिभाषा है कि पत्र किसे कहेंगे, जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति, संस्था, निकाय अथवा सरकार के अधीनस्थ कार्यालय या सरकार के मध्य संवादों का संप्रेषण जब लिखित रूप में होता हो तो उस लिखित प्रारूप को पत्र कहा जाता है। क्या परिभाषा होगी? जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति, जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति, संस्था, निकाय अथवा सरकारों के मध्य जब संवादों का संप्रेषण लिखित रूप में होता हो तो उस लिखित प्रारूप को पत्र कहा जाता है। ये हो गई पत्र की परिभाषा। क्या पत्र की परिभाषा होगी कि जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति, संस्था, निकाय अथवा सरकारों के मध्य जब संवादों का संप्रेषण लिखित रूप में होता हो तो उस लिखित प्रारूप को पत्र कहा जाता है। अब इस परिभाषा को पढ़ने से पत्र की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती है। पहली विशेषता क्या आ रही है कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अकेला व्यक्ति खुद कोई पत्र नहीं लिख सकता, कम से कम दो का होना जरूरी है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, व्यक्ति तो है लेकिन उनके मध्य किसी प्रकार का संवाद नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही है, वो होनी भी अनिवार्य है। एक दूसरे के सामने मौन चुपचाप बैठ गए, वो नहीं है। संवादों का संप्रेषण भी होना चाहिए। संप्रेषण कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना, आना जाना। तो संवादों का संप्रेषण भी होना चाहिए।
अब संवादों का संप्रेषण मैंने बताया कि कई माध्यम से हो सकता है। अब बातचीत से भी हो सकता है, टेलीफोन के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है जी, पत्र पत्रिका के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन अपने को किस रूप में चाहिए? संवादों का संप्रेषण लिखित रूप में। किस रूप में चाहिए? लिखित रूप में। तो उस लिखित प्रारूप को अपन पत्र कहते हैं। ये इसकी बड़ी सरल सी परिभाषा है। इस परिभाषा के आधार पर ही इसकी विशेषताएं भी आ जाती है। जैसे परिभाषा पढ़ते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं उभर कर आती है। और एक पत्र के लिए सामान्य तौर पर किन किन विशेषता की आवश्यकता होती है, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व अपन ये देख लेते हैं कि पत्र होते कितने प्रकार के, प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है निजी अथवा व्यक्तिगत पत्र। निजी अथवा व्यक्तिगत। व्यावसायिक पत्र। सरकारी पत्र, ठीक है नहीं। अब सरकारी पत्र को कार्यालय पत्र भी कहा जाता है। इसको कार्यालय पत्र भी कहा जाता है। तो मूल रूप से ये मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के पत्र होते हैं, निजी या व्यक्तिगत पत्र। निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने मिलने वालों को पत्र लिखते हैं। जैसे बेटा अपने पिताजी को लिख रहा, भाई अपनी बहन को लिख रही, चाचा चाची को लिख रहा, आप अपने किसी मित्र को लिख रहे हो। ये सारे पत्र किस श्रेणी में आते हैं? निजी या व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यवसायिक पत्र, व्यवसायिक पत्र में व्यापारियों के मध्य, दो व्यापारियों के मध्य जब पत्र विचार होता है तो वो कहलाता है व्यवसायिक पत्र। सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र, जब किसी कार्यालय को या सरकार के अधीनस्थ किसी कार्यालय को पत्र किया जाता है, चाहे वो निजी रूप में हो, मतलब व्यक्तिगत पत्र किसी सरकार को लिख रहा हो, और चाहे एक सरकार का कार्यालय दूसरे कार्यालय को पत्र लिख रहा हो, वो सारे पत्र किसके श्रेणी में आएंगे? सरकारी या कार्यालय के पत्र में। उदाहरण के लिए यदि आप प्रधानाचार्य जी को भी पत्र लिख रहे हो तो आप व्यक्तिगत हो, निजी हो, इंडिविजुअल हो, लेकिन लिख किसको रहे हो? सरकार की हिस्से को, तो वो इस श्रेणी में आएगा। कुछ लोग इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं, आधा सरकारी। आधा सरकारी एक भाग निजी एक भाग सरकार का, लेकिन मूल रूप से वो सरकारी पत्र की ही श्रेणी में आता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर तीन प्रकार के पत्र होते हैं, निजी अथवा व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी या कार्यालय पत्र। अब बात आती है कि अपने सिलेबस में ये दो प्रकार के पत्र दिए रहते हैं। ये पत्र अपने सिलेबस में नहीं है। कौन से है? व्यावसायिक पत्र है और सरकारी पत्र। ये अपने सिलेबस में, निजी और व्यक्तिगत पत्र अपने इसमें सिलेबस में नहीं है। तो अपन इन दो के बारे में आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कार्यालय पत्र या व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। एक कार्यालय पत्र की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है, किसी भी प्रकार का कार्यालय नहीं, किसी भी प्रकार का यदि कोई पत्र है तो सबसे पहली बात होती है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, ठीक है नहीं। संक्षिप्तता का अर्थ होता है छोटा।
छोटे का मतलब ये नहीं है कि काट छाट कर दो, कम शब्दों में अधिक बात कहने का गुण होना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हमें ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए ताकि पत्र कम हो, छोटा हो, लेकिन उसमें बात समावेश पूरी हो। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पत्र कभी भी लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है नहीं। मैं यहाँ से बाहर गया, नल को खोला, फिर पानी लिया, फिर आकर के पानी पिया था, सीधा सा लिख सकते हो पीने के लिए पानी बाहर से लाया, ठीक है। लंबी चौड़ी बात चीज वही कही है, लेकिन उस चीज को अपन जितना छोटा हो सके, संक्षिप्त हो सके, उस संक्षिप्तता के साथ अपने को लिखनी चाहिए। तो ये सबसे पहले इसकी विशेषता होनी चाहिए, कौन सी? संक्षिप्तता। दूसरी, संतुलित भाषा। हमेशा पत्र की भाषा बड़ी संतुलित होनी चाहिए। अब संतुलित भाषा का तात्पर्य क्या है? नपे तुल्य शब्द, अनावश्यक शब्दों का उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नपे तुल्य शब्दों में अपनी बात को रखनी चाहिए। जितना अधिक हम नपे तुल्य शब्दों को प्रयोग करेंगे, पत्र उतना ही सुंदर होगा। और लंबी चौड़ी बकवास लिख देंगे तो पत्र पढ़ने वाला ना तो पत्र पढ़ पाएगा और ना हम अपनी बात को स्पष्टता के साथ प्रकट कर पाएंगे। इसलिए हमेशा संतुलित भाषा, सुलझी भाषा जिसे कह सकते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का, गाली गलौज शब्दों का, इनका प्रयोग हमें एक पत्र के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। तीसरी तो होती है तार्किक। तारतम्यता। तारतम्यता का अर्थ होता है निरंतरता। जब हम पत्र प्रारंभ करते हैं तो जो सूचनाएं हम प्रेषित करें उनमें एक क्रम निर्धारित होना चाहिए। हम होली की बात करते करते दीपावली की बात करते करते 15 अगस्त और 15 अगस्त की बात करते करते रक्षाबंधन की बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उनमें एक निरंतरता, तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का तात्पर्य यही है कि जो सूचना दी है बात उसी के अनुसार निरंतर चलती रहती है। यदि क्रम टूट जाता है कि पहले अपन स्कूल की बात करते करते घर की बात करने लगे, घर की बात करते करते रेलवे स्टेशन की बात करने लगे, ये नहीं। हाँ, हमें तीनों बात करनी है तो एक बात समाप्त होती है, उसके बाद दूसरी बात शुरू करेंगे, वो समाप्त होती है, उसके बाद अपन तीसरी बात करेंगे। तो ये तारतम्यता होना अनिवार्य है। तारतम्यता नहीं होगी तो प्रभावहीन, पत्र प्रभावहीन हो जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। उसके आगे अगली जो विशेषता होनी चाहिए वो होती है शिष्टता। देखिए, हम जब घर में होते हैं अपने, तो छोटे भाई बहन से बात करते समय ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ही हम अपने से बड़ों से, पिताजी से, माताजी से बात करते हैं, तब हमें थोड़ी जानकारी रखनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उनसे बात करते समय कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और उसी समय यदि कोई मेहमान आ गया तो हमें और अधिक शालीनता की आवश्यकता होती है। हमारी भाषा बोलने का तरीका, ये सब और अधिक परिवर्तन होता है, हमारे लहजे में और अधिक नम्रता आ जाएगी। छोटे से उदाहरण के लिए, यदि हमें छोटे भाई को बात करनी है तो अपन उसको पूछ सकते हैं क्या कर रहा है, ये पूछते हैं क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही काम पिताजी के द्वारा पिताजी को पूछना है तो अपन क्या कहेंगे, पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ये। और ये कि ये बात किसी मेहमान को पूछनी है तो हमारा लहजा क्या हो जाएगा, माननीय जी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, चीज एक ही है, लेकिन शिष्टता होनी चाहिए। माननीय जी, शिष्ट शब्दों का प्रयोग। तो हम किसको पत्र लिख रहे हैं, जब भी हम पत्र लिख रहे हैं अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो मैं आदरणीय, पूजनीय, सेवा में, ये सारे शब्द हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। ये कहलाती है हमारी शिष्टता, हमारी संस्कृति कहलाती है। और लास्ट और अंतिम हम ले सकते हैं, सजावट कर दीजिए, सजा के दीजिए, काट छाट नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं लिपा पुता घर जो होता है सुंदर दिखाई देता है, और जगह जगह से कचरा लगा हुआ, ढेर लगा हुआ, वो घर क्या होता है, कुरूप दिखाई देता है। स्वच्छ साफ पत्र होना चाहिए, जितना हो सके उसमें काट छाट
नहीं होनी चाहिए। जो कुछ नहीं हो तो पहले रफ पेपर पे अपने को लिख लेनी चाहिए, जहाँ काट छाट करनी वही कर दीजिए। लेकिन जब पत्र लिखना प्रारंभ कर देते हैं तब अपन इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये सजावट कोई तरह की उसमें गुंजाइश नहीं हो, गलती की काट छाट की कोई गुंजाइश नहीं हो। तो ये एक पत्र की विशेषताएं होनी चाहिए। अब आते हैं इस पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। एक पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला पार्ट अंग पत्र का होता है संबोधन और अभिवादन। पहला अंग कौन सा होता है? अपन पत्र प्रारंभ करते हैं, किससे करते हैं? जब भी अपन चाहे निजी हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे कार्यालय हो, सेवा में श्रीमान करते नहीं, सेवा में श्रीमान, माननीय, आदरणीय, पूजनीय, ये क्या है? ये सारे संबोधन है। तो हमें सर्वप्रथम इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी पत्र प्रारंभ करें तो हमारा संबोधन कैसा हो। यदि हम जिलाधीश को पत्र लिख रहे हैं और अपन लिखे हाय जिलाधीश जी कैसे हो, क्या होगा? अगर जिलाधीश जी को अपन पत्र लिखते समय लिखे कि हाय जिलाधीश जी कैसे हो, हाउ आर यू, ये क्या शोभनीय नहीं होगा, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं होगा। तो संबोधन हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा, और शुरुआत भी गड़बड़ होगी तो बाद में आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लीजिए कोई पढ़ने वाला भी नहीं होगा। तो हमेशा संबोधन है, अभिवादन है, ये हमेशा अच्छे होने चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा अंग होता है इसकी तिथि, यानी कि दिनांक, तारीख, डेट, कौन सी तिथि को पत्र लिखा जा रहा है ये मेंशन करना, ये उसमें लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है। तिथि का पत्र में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पत्र कई बार सबूत के तौर पर भी काम में लिया जाता है, कोर्ट में भी काम में लिया जाता है। तो उस समय ये तिथि जो होती है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तिथि को कौन सी बात कही गई थी ये अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो ये डेट हमेशा लगानी चाहिए। तीसरा होता है विषय सामग्री। विषय सामग्री, कंटेंट जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं। आपने संबोधन अच्छा कर दिया, आपने तिथि भी लिख दी, लेकिन उसमें कंटेंट कुछ अच्छा नहीं है, अगर उसमें विषय सामग्री अच्छी नहीं है या विषय सामग्री में तारतम्यता नहीं है, उसमें संशोधित भाषा का प्रयोग नहीं है, तो वो क्या होगा? पत्र कोई काम का नहीं होगा। तो विषय सामग्री, जो बात अपने को कहनी है उस बात को बहुत ही सटीकता के साथ, सुंदर लहजे के साथ और पूर्णता के साथ, आधी अधूरी बात नहीं, पूर्णता के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए अपनी विषय सामग्री। मेन विषय जो मुख्य सूचना है, उदाहरण के लिए आपको 500 रुपए की आवश्यकता है पिताजी से शैक्षणिक भ्रमण के लिए, तो आपने संबोधित कर दिया पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, ठीक है, तिथि भी लिख दी। अब विषय सामग्री में है मुझे 500 रुपये भेज दो तो आपका भला होगा। अब 500 रुपये क्यों भेज दोगे, क्यों भला होगा, मेरा तो वैसे ही भला हो रहा है। तो अपनी विषय सामग्री स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल, कि मुझे इस स्कूल में शैक्षणिक भ्रमण के लिए, बाकी बच्चे भी जा रहे हैं और मैं भी इस भ्रमण में जाना चाहता हूँ, इस कार्य हेतु मुझे इस पैसों की आवश्यकता है। ठीक है, भला होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन विषय सामग्री अपनी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और पत्र का अंत, पत्र के अंत में भी आपने देखा होगा कि अपन किसको लिख रहे हैं उसके अनुसार उन शब्दों के प्रयोग के साथ बहुदीय, शुभेच्छु, ठीक है नहीं, आज्ञाकारी, इन शब्दों के साथ पत्र का अंत होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और रह जाती है, वो होता है पता। देखिए, हमेशा जब अपन सिलेबस के अनुसार कार्य करते हैं या शिक्षा की दृष्टि से जब बात करते हैं पत्र लेखन में, तो पते में हमेशा लिखने वाले का पता आता है। कहाँ आता है लिखने वाले का पता? दाईं ओर।
ठीक है नहीं, हमेशा, और उसके नीचे आती है तिथि। तो हमेशा लिखने वाले का पता स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि उस पत्र का प्रत्युत्तर अगला व्यक्ति भेजे तो उसे मालूम चले कि किस स्थान पर भेजना है। तो ये पता बिल्कुल सुस्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। हाँ, एक बात है कि सामान्यतः जब सिलेबस की बात आती है तो इसमें पाने वाले का पता लिखा नहीं जाता, लेकिन व्यवहारिक जीवन में पाने वाले का पता भी लिखा जाता पत्र के बाद की ओर जिसको भेजा जा रहा है, लेकिन अपने कोर्स में पाने वाले का पता कहीं पर भी नहीं लिखा जाता। तो ये विशेषताएं और पत्र के अंग आज इनके बारे में हमने चर्चा की। इसके आगे की जो क्रम है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।